नमस्कार, स्वागत है आपका। पार समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुखार आने पर तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जांच के दौरान सीएम त्रिवेंद्र रावत के फेफड़ों में इन्फेक्शन भी मिला है। डॉक्टरों की टीम लगातार सीएम की निगरानी में लगी हुई है। बता दें कि 18 दिसंबर को सीएम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से सीएम आइसोलेशन में थे। विधानसभा के शीत सत्र में भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे। और आज कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर आज देहरादून मुख्यालय पर भी प्रोग्राम होगा। 28 दिसंबर 1885 के दिन कांग्रेस के स्थापना से लेकर अब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इसी से उबरने के लिए कांग्रेस अब नए तरीके से खुद को संगठित करने का प्रयास भी कर रही है। स्थापना दिवस पर आज देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के साथ जनता को फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल कहा यह जा सकता है कि किसी जमाने में बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली और सत्ता का सुख भोगने वाली पार्टी आज अपने बुरे दौर से गुजर रही है। लगातार पार्टी में ये देखा जाता है कि एक राय नहीं है। कुछ लोग राहुल गांधी के खिलाफ भी दिखाई देते हैं। हालांकि दबी आवाज में इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी लगातार हार का मुंह देख रही है। बिखरती हुई पार्टी कांग्रेस, जो एक जमाने में एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन कोशिश लगातार कांग्रेस की ये की जा रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को एक बार फिर से वो अपनाए, ताकि अपनी जड़ों को मजबूत कर सके। आने वाले दिनों में जिस तरह से तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर लगातार कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। हरिद्वार में नाबालिग से रेप और हत्या मामले का मुख्य अभियुक्त राजीव यादव को पुलिस ने 7 दिन के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यूपी के सुल्तानपुर से इस शातिर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की 10 अलग अलग टीमें शातिर की तलाश में लगी हुई थी। 5 राज्यों के 5 जिलों के अलावा 300 होटल में पुलिस टीम ने दबिश दी थी। 7 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हरिद्वार पुलिस के ऊपर फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने का भारी दबाव था। पिछले संडे जो जघन्य अपराध हुआ है, उसमें एक दूसरा आरोपी है। उनका गिरफ्तारी में आज हमारा पुलिस का, जो हमारा हरिद्वार पुलिस टीम का बहुत अच्छा एक सफलता मिली। उनका हमने गिरफ्तार कर दी गई है। उनका जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश हमने गिरफ्तार किया है। ये सबसे बड़े चुनौती था, क्योंकि अपराध एक तरफ से जो बहुत जघन्य अपराध है और उस अपराध का वर्कआउट करना एक तरफ से एक चैलेंज है। उसका इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीके से लेके जाना है, और लोगों के बीच में भी एक आक्रोश था कि इनका शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर जो है हमारा टीम जो 5 राज्यों में हम लोग गए थे। लगभग 300 होटल धर्मशाला में हमने तलाश का अभियान करी। हमने लगभग 300 लोगों का सीडीआर और लगभग 200 लोगों से हमने पूछताछ करी। और यूपी में भी जो है हमने लगभग 5 जिलों में जो है हमारा कार्रवाई लगातार चली रही। तो आज सुबह हमारा सफलता मिली। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट से, हरिद्वार जनता का सपोर्ट से जो है बहुत अच्छा सा एक सफलता मिली है। हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी की गई है। उसको किडनैप किया, उसको रेप किया, उसका मर्डर किया। दोनों गवाह हमारे साथ मौजूद थे। पुलिस की गिरफ्त से दोनों गवाह, एक को हमने पकड़वाया, एक हमारे हाथ पुलिस की बिल्कुल गिरफ्त से फरार हो गया। तो मैं चाहती हूँ इसकी बिल्कुल अच्छे से इंक्वायरी हो और हमें न्याय मिले। पुलिस का काम है ना, आरोपी है वो दोनों पकड़वा दिए हैं, अब सारी इंक्वायरी करना पुलिस का काम है। ठीक है, अब ये तो पुलिस उनसे पूछेगी, पूछताछ करेगी और वो उगलवाएगी। और हरिद्वार का कांड कब क्या हुआ वो आपको बताते हैं। 20 दिसंबर को लापता हुई थी नाबालिग। घर वालों ने पुलिस को खबर दी थी। 21 दिसंबर को पहला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया था। निशानदेही पर मिली नाबालिग की लाश। उसके बाद इलाके के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था। पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी। पॉक्सो की धाराओं में दर्ज किया गया फिर मुकदमा। और आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई थी, जिसके बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया था। हालांकि पुलिस ने पॉक्सो को धाराओं में दर्ज कर लिया था इस पूरे मामले को, और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई थी। 27 दिसंबर को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 7 दिन के बाद पुलिस के हाथ मुख्य आरोपी लगा था।
हरिद्वार में नाबालिग के साथ रेप और हत्या की घटना पर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। हल्द्वानी बुद्ध पार्क में कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधियों में कानून का भय खत्म हो चुका है। कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने बताया कि काठ गोदाम में युवक की हत्या हुई, मगर पुलिस अभी तक अपराधियों से दूर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि त्रिवेंद्र सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। तो नाबालिग से रेप और हत्या मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और साफ तौर पर जो बात उत्तर प्रदेश के लिए की जाती है वही बात उत्तराखंड के लिए भी की गई है। कांग्रेस का यह कहना है कि पूरी तरह से कानूनों का जो खौफ है वो अपराधियों के मन से जा चुका है, लिहाजा अपराध होते हैं लेकिन अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती है। बाकायदा पुतला दहन यहाँ पर किया गया है, नारेबाजी जमकर यहाँ पर की गई है। हल्द्वानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है और लगातार हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी लगातार एक्टिव है। खुद पूर्व सीएम हरीश रावत भी वक्त पर सरकार को घेरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा फैला हुआ है, निडर होकर अपराधी अपराध कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची के साथ जो हरिद्वार में दुष्कर्म हुआ, उसके अलावा काठगोदाम क्षेत्र में गोली मार के एक युवक की हत्या कर दी गई। तो शांति प्रिय इलाके ये हैं सारे और ऐसी वारदातें हो रही है और पुलिस सोई हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और भाजपा जिन मुद्दों के सहारे सत्ता को पाने में इन्होंने लुभाया था वोटरों को कि हम सुरक्षा देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, न्याय दिलवाएंगे, आज उन्हीं मुद्दों पर ये फेल होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। खबर चमोली से है, जहां उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने रतूडा गांव में पहुंचकर स्थानीय जनता से संवाद किया और जोत एवं चकबंदी से जुड़े बिंदुओं पर अहम जानकारी दी। इसके अलावा कृषि मंत्री ने रत्नेश्वर स्वायत्त सहकारिता के माध्यम से संचालित होने वाले ओपन पर्वतीय कृषि विद्यालय के शुभारंभ सत्र में हिस्सा भी लिया। कृषि मंत्री के यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रकृति प्रेमी यहाँ आए, यहाँ की प्रकृति का आनंद लें। अब यहाँ नवग्रह वाटिका भी हमने बनाई है, सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं, एक ओपन थिएटर भी है, ओपन जिम भी है। तो यहाँ सबके लिए है। नौजवान जिम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ आसन कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार के लिए भी स्थान है यहाँ। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर हैं। प्रेमनगर आश्रम में वो 2 दिवसीय भारत विकास प्रदर्शनी के समापन कार्यक्रम में धन सिंह रावत पहुंचे हुए हैं। इस मौके पर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य स्तरीय औद्योगिक मेला प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। कोरोना के बाद इस तरह के मेले भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी ढंग से की जानी चाहिए। इसके लिए उच्च शिक्षा आयोग या लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत जो कि दौरे पर हैं, भारत विकास प्रदर्शनी का कार्यक्रम जो हुआ था उसमें भी शिरकत उन्होंने की। आत्मनिर्भर भारत बनने को लेकर भी उन्होंने बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री दिखाई दिए। तो भारत विकास प्रदर्शनी का कार्यक्रम था, उस मौके पर भी धन सिंह रावत ने अपनी बात को रखा। और टिहरी जिले में 2 दिवसीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकगीत और लोक नृत्य कार्यक्रम में जनपद के ब्लॉकों की टीम ने हिस्सा लिया। भारत सरकार की ओर से गांव के प्रतिभाओं को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम में जिले के कई कलाकार अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए यहां पहुंचे हुए थे। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने मौके पर मुख्य अतिथियों का स्वागत भी किया। भारत सरकार की योजना है कि ग्रामीण अंचल के बच्चों को लोकगीत और लोक नृत्य जो हमारे फोक सॉन्ग और फोक डांस हैं उनके प्रति प्रेरित किया जाए, उनको एक मंच प्रदान किया जाए और उस मंच के माध्यम से कॉम्पिटिटिव आइटम्स करके इनको जनपद स्तर और जनपद स्तर के बाद जो फर्स्ट प्लेस पाएंगे उनको प्रदेश स्तर पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा।
और बागेश्वर में लोगों को कोरोना वैक्सीन आसानी से लगाई जा सके उसके लिए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम ने विभिन्न वैक्सीनेशन केंद्र के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी हासिल की। इसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जिला विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम को सोमवार तक कोरोना वैक्सीनेशन के केंद्रों का चिन्हीकरण का कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसमें अभी तक हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जो बैठक है वो लगातार हमारी हर हफ्ते होती है और उसी में जो अभी तक हमने निर्णय लिए हैं उसी के रेफरेंस में आज हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन हमने किया है। क्योंकि जो भी हमारे जो वैक्सीनेशंस आएंगी उसके लिए सबसे पहले वो हमारे यहाँ पे सीएमओ कार्यालय का जो हमारा कोल्ड स्टोर है सबसे पहले वो यहाँ पे आएंगी। जो हमें 20% पॉपुलेशन जनपद की कवर करनी है तो लगभग हमें 60,000 पॉपुलेशन पूरे हमारे जनपद में कवर करनी होगी फेज 1 में और उसके लिए हमारा जो इतनी हमें जो है वैक्सीनेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी है कि नहीं है वो भी हमें देखना था। और महाकुंभ से पहले कई संत राज्य सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। आज बैरागी अखाड़ों के संतों ने हरिद्वार के आश्रम में इकट्ठे होकर अहम बैठक की। दरअसल कल यह अहम बैठक की गई थी। इस मौके पर बैरागी अखाड़े के संतों ने मेला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर बैरागियों के साथ सोतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक और जहां सन्यासियों के अखाड़ों में कुंभ कार्य शुरू हो चुके हैं तो वहीं बैरागियों के लगने वाले शिविरों की कोई तैयारी नहीं हुई है। अगर प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन जल्द इस ओर ध्यान नहीं देता तो संतों को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से वार्ता कर अपनी पीड़ा बतानी पड़ेगी। वैष्णो अखाड़ों के जगत गुरु रामानंदाचार्य का ये कहना है कि वैष्णो अखाड़ों के कुंभ में कोई भी कार्य शुरू नहीं किए गए हैं, ना सड़कों की व्यवस्था है, ना बिजली पानी की। बता दें हाल ही में अखाड़ा परिषद की बैठक में संतों ने मेला प्रशासन के कुंभ कार्यों पर नाराजगी जाहिर की थी। संतों ने मांग की थी कि मेले का नोटिफिकेशन जल्द किया जाए और बाहर से आने वाले संतों के लिए टेंटों की व्यवस्था की जाए। वैष्णो अखाड़े का कोई भी कार्य नहीं हुआ। कई बार चित्र देखे, रोड के जितने सामान है हमारे बैरागी कैंप में ही सारे रख रखा है। अभी तो कोई कार्य व्यवस्था नहीं हो रहा है। बिजली का व्यवस्था भी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन खाली आश्वासन दे रहा है कि मैं करूँगा, अभी जल्दी हो रहा है। अमुक हो रहा है कि प्रशासन खाली आश्वासन देता है। शासन प्रशासन और लोगों को बताने के लिए कि जो है कुंभ मेला नज़दीक आ गया और कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं दिख रही, वो चाहे ज़मीन का हो या लाइट का हो या रोड का हो, कोई भी XYZ। तो बहुत चिंता का विषय है। शासन प्रशासन की ओर की से जो है सब वक्तव्य दे रहे हैं लेकिन फील्ड में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कह सकता हूं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे शहरी विकास मंत्री जी का जो सपना है कि हम एक अच्छा कुंभ का मेला कराएंगे और तुलनात्मक और कुंभ के मेलों से बहुत अच्छा कराएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जितनी पारदर्शिता से काम किया जा रहा है, जितनी तेज़ी से काम किया जा रहा है और कुंभ के लिए लाखों लोग आना भी चाहते हैं। कई लोग मुझको भी फ़ोन करते हैं। मैं कह सकता हूं कि 2021 का जो कुंभ होगा वो बहुत अच्छा कुंभ होगा। और बाहर समाचार में रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए। चलिए ब्रेक के बाद अब बात पहाड़ की मिठाई की। ना कोई मिलावट, ना दिखावा, विशुद्ध पहाड़ी समूह। बरसों से पहाड़ के गांव में रहने वाले लोग अपनी बेटियों को ससुराल जाते समय अरसे की मिठाई देते हैं। ये न केवल एक मिठाई है बल्कि ये स्नेह और प्यार का प्रतीक भी है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले इसके लिए चावल भिगोए जाते हैं, फिर कूटकर गुड़ की भेली को गर्म करके उसमें मिलाया जाता है। इसके बाद तेल में डालकर अरसे को तैयार किया जाता है। ग्रामीण महिलाएं इसे मिलाकर तैयार करती हैं। अरसे को पहाड़ में शुभ शगुन भी माना जाता है। शादी ब्याह समेत बेटी जब ससुराल जाती है तो खुशी के मौके पर भी ये परंपरागत मिठाई दी जाती है। हमारे गढ़वालियों की परंपरा है, ये सालों से चले आए। हमारे बुजुर्गों के सभी लोग मानते हैं और लड़कियों को विदाई करते परंपरा है। बचपन से देखते आ रहे हैं कि मतलब जब लड़की मायके आती है तो उसे अरसे दिए जाते हैं खुशी के तौर पे, और हमारे ससुराल वाले भी बहुत पसंद करते हैं अरसे, हमें भी बहुत पसंद है।
और नया साल सेलिब्रेट करने के लिए उत्तराखंड के पहाड़ पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं। चमोली में सैलानियों की बढ़ती संख्या से कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। एक दिन में लगभग 2 से 2.5 हजार सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। ओली चेरकार से घूमने वाले पर्यटकों की संख्या एक दिन में लगभग 1600 है। रोपवे से भी 350 से ज्यादा सैलानी यहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या से चमोली के हिल स्टेशन इन दिनों गुलजार हैं। यहां गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल फुल हो चुके हैं। ओली में 6 जनवरी तक कोई भी होटल खाली नहीं है। इसके अलावा जोशीमठ में भी 1 जनवरी तक सभी होटल फुल हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बाद स्थानीय लोग भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों को भी खूब आमदनी हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद और कोरोना संक्रमण की बीमारी को देखते हुए स्थानीय व्यापारियों का व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका था। देखिए 25 तारीख से लगातार, वैसे तो 20 तारीख से ही लगातार हमारे पास पर्यटकों की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन 25 क्योंकि वीकेंड भी था, 25 की क्रिसमस की छुट्टी भी थी, तो उससे हमारे को काफ़ी बढ़ गया था। यानी कि आप कल ही का अगर देखें तो 1600 से ऊपर हमारे चेयरलिफ्ट में जा चुके हैं यात्री, और इसमें भी 350 के करीब यात्री जा चुके हैं। इतना ज़्यादा क्राउड आया है कि ओली तो लगभग 5-6 तारीख तक फुल हो गया है। और जोशीमठ को उसका एक एडवांटेज ये मिलता है, जब ओली फुल होता है तो जोशीमठ में बुकिंग शुरू हो जाती है। तो जैसे मैं अभी देख रहा हूँ अपने ऑनलाइन में कि 31 तक तो हमारा पूरा फुल है, और 1 तारीख भी हमारा 50% से ऊपर बुक हो गया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है आने वाले डेट के नज़दीक जाते जाते हमारे ये दिन भी फुल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो है कि जो यहाँ पे जो पिछली बार सेफ गेम हुए, उससे यहाँ का जो है मानचित्र पूरा जो है एक भारत स्तर पर विश्व स्तर पर उठा हुआ है, और उससे जो यहाँ पे लोगों को अभी पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। पर थोड़ा सा मायूसी सी बात की, अभी थोड़ा सा मौसम का मिजाज थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर बर्फ़ पड़ती है तो पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ बहुत है। लगभग 20 जनवरी तक यहाँ पूरा पैक चल रहा है। और पहाड़ पर ठंड बढ़ने से यहां पहुंच रहे सैलानी परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि पहाड़ पर ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। बता दें कि नया साल मनाने के लिए पर्यटक चमोली यहां पहुंच रहे हैं। बाजारों में जो सैलानी घूम रहे हैं वो जगह जगह नगर पालिका द्वारा जलाए गए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। शाम बढ़ते ही बाजारों में आग जलती हुई नजर आने लगी है। उत्तर भारत लगातार कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलें भी पैदा हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्य बाज़ारों में किस तरीके से लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो सैलानी इन दिनों घूमने के लिए पहाड़ों पर आ रहे हैं, उन्हें भी ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। सूखी ठंड ने एक बार फिर से पहाड़ों में जो तापमान है उसको गिरा दिया है, जिसकी वजह से सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में 28 और 29 दिसंबर को बर्फ़बारी का पूर्वानुमान जरूर जताया है, लेकिन अभी भी पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। सूखी ठंड से लोगों के हाल बेहाल हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ स्टेट, चमोली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत करने वाले हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो दुनिया की उन चुनिंदा मेट्रो में शामिल हो जाएगी जिनमें चालक रहित मेट्रो का परिचालन होता है। देश में पहली बार मजेंटा लाइन पर नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से दिल्ली के जनकपुरी पश्चिमी मेट्रो स्टेशन के बीच बगैर ड्राइवर के मेट्रो दौड़ेगी। आज से मजेंटा लाइन के इस 37 किलोमीटर हिस्से पर ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। चालक रहित मेट्रो ट्रेनें पूरी तरह से स्वचालित होंगी। इसमें मानवीय गलतियों के कारण परिचालन प्रभावित होने की आशंका खत्म हो जाएगी। ये ट्रेन मेट्रो भवन में बने केंद्रीय कंट्रोल रूम से कमांड देकर संचालित की जाएंगी। मौजूदा समय में इस कॉरिडोर पर 5 मिनट 12 सेकंड के अंतराल पर मेट्रो का परिचालन होता है। ड्राइवरलेस मेट्रो के चलने से मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकेगी, जिससे यात्रियों को कम भीड़ मिलेगी और उसके नतीजे में मेट्रो की आमदनी में इजाफा होगा। इधर कौशाम्बी में जेल प्रशासन ने अनोखी पहल की है। यहाँ के बंदियों ने जेल के पुराने कंबलों से गोवंशों के लिए गर्म कोट बनाने का काम शुरू कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस सूबे की सत्ता एक योगी के हाथ में, वहाँ गौ सेवा की ऐसी तस्वीर सामने आना लाजमी है। सर्दी के सितम से गायों को बचाने के लिए कौशाम्बी जेल प्रशासन ऐसी शानदार मुहिम चला रहा है, जिसकी तारीफ खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किए जा रहे हैं। वहां जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है। दूसरों की देखभाल के लिए सेवा भाव से भरे इस प्रकार के प्रयासों को प्रोत्साहित करें। जेल प्रशासन ने ठंड को देखते हुए बेजुबानों के लिए गर्म कोठ बनाने की अनोखी पहल की। और दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पारा और नीचे जाएगा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। सर्द हवाएं चल रही हैं और अगर बात करें तापमान की तो तापमान जो है सीधा 5 डिग्री सेल्सियस हो गया है और लोग जो हैं सर्दी से बचाव के लिए अलाव का आग का सहारा जो है वो ले रहे हैं। सर्द हवाएं चल रही हैं। सर्द हवाओं के चलते जो है कोहरे के अंदर तो थोड़ी राहत है, लेकिन अगर बात करें प्रदूषण के स्तर की तो प्रदूषण का जो स्तर है वो जो का तो ही बना हुआ है। इस वक्त का अगर हम आपको दिखाएं प्रदूषण का स्तर जो है वो PM 2.5 जो है वो 388 है, यानी कि ये काफ़ी जो घटिया कंडीशन कह सकते हैं, यानी कि वेरी पुअर कंडीशन में इस वक्त जो प्रदूषण का स्तर है वो है। लेकिन सर्दी से बचाव के लिए लोग यहाँ पे अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं। ये बताइए, जो बारिश हुई है, बारिश के बाद जो सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई है, तो सर्दी से बचाव के लिए आप लोग अलाव के अलावा और क्या क्या करते हैं? मतलब जैसे ये लकड़ी वगैरह है जी, इसका ये सहारा है और क्या। और बाद में यहाँ से कोई लकड़ी वगैरह ख़त्म हो जाती है तो फिर अपने टाली में जाते हैं, जो टाली लेकर आए हैं। सर्दी बढ़ने पर इसका ही सहारा आ जी हमें तो आग का और रजाई का, बस इसके अलावा और कोई नहीं। हवाएं भी चल रही हैं सर? हवाएं तो इतनी चल रही हैं कि हद से ज़्यादा ठंड में इस समय आग के अलावा और कोई सहारा नहीं। तापमान में जो गिरावट देखने को मिली है तो मौसम विभाग का साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो है सर्दी और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, सर्द हवाएं जो हैं वो चल सकती हैं। आप बताइए, आप क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी बरतते हैं सर्दी के अंदर? सर्दी में क्या भैया, एक कपड़े भर रखे हैं, आग के सारे इस टाइम कटा। किसान का तो भाई जड्डे में और क्या हो, तो और तो कोई सहारा है ही नहीं। और भैया है दिक्कत के हमारे तो आई हैं और क्या करें, ठंड में रहना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से जो रात है, रात इससे ही कटती है। सुबह सुबह का जो वक्त है तो सुबह के वक्त भी लोग जो है बैठे हुए हैं, अपना जो हाथ हैं वो सेक रहे हैं आग के सहारे। तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच चुका है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो है ये तापमान और नीचे जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ वाजिद अली। भोपाल समाचार में अभी के लिए इतना ही।